हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में अपन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। वो टॉपिक है वाइटल साइन। और उस वाइटल साइन के अंदर अपन जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे वो अपना है टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वाइटल साइन का। इस टेम्परेचर के अपन अंदर पढ़ेंगे कि किस तरीके से बॉडी अपना टेम्परेचर है वो मेंटेन करती है, हीट प्रोडक्शन है किस तरीके से होता है, हीट लॉस किस तरीके से होता है, और यहाँ पे फीवर, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, फीवर। फीवर के टाइप्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स है, कौन सी डिजीज़ में कौन सा फीवर देखने को मिलता है, और उसका मैनेजमेंट क्या क्या है, किस तरीके से अपन टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं, कहाँ कहाँ से टेम्परेचर मेजर किया जाता है, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो अपन फीवर को या फिर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज में लेते हैं। ओके, तो वाइटल साइंस के अंदर आज का अपना टॉपिक है वो क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे अपन, जीरो से लेके पूरा जेड तक। चलिए, सबसे फर्स्ट बात करें अपन वाइटल साइन की, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइन, और कौन कौन से वाइटल साइंस है उसके अंदर ही इंक्लूड होता है अपना टेम्परेचर। ओके, तो वाइटल साइन, वाइटल साइंस की मैं बात करूं तो वाइटल साइन किसको बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइन और ऑब्जेक्टिव साइन। ऐसे साइन जिनको वाइटल साइंस को क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन या फिर ऑब्जेक्टिव साइन भी बोला जाता है। चलिए, ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइन और ऑब्जेक्टिव साइन। वाइटल साइंस को कार्डिनल साइन या फिर ऑब्जेक्टिव साइन भी बोले जाते हैं। कार्डिनल साइन जो लाइफ अपनी जो लाइफ है या फिर जो बेसिक वाइटल्स ऑर्गन है उसके फंक्शन को प्रॉपर मेंटेन करके रखने वाले साइंस को अपन क्या बोलते हैं, कार्डिनल साइन या फिर ऑब्जेक्टिव साइन उनको बोलते हैं, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं किसी पेशेंट के अंदर। पेशेंट खुद नहीं बताएगा, पेशेंट खुद बताता है, वो तो होते हैं सब्जेक्टिव साइन। जैसे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पेन हो रहा है या फिर उसको नौजिया हो रहा है, तो ये पेशेंट बताता है, अपने को दिखता नहीं है, लेकिन अपन जिसको मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव साइन। और वाइटल साइंस सारे ऑब्जेक्टिव साइंस के अंदर ये आते हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मली मैं बात करूँ तो 5 वाइटल्स ऑर्गन होते हैं। वाइटल्स इट मीन्स कि अगर इसमें से एक भी ऑर्गन के फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी बॉडी क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, उसके फंक्शन अब नॉर्मल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ वाइटल ऑर्गन कौन सा है, इंपॉर्टेंट, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी। ये 5 वाइटल ऑर्गन है, और इस 5 वाइटल्स के ऑर्गन्स के ऊपर ही अपनी पूरी बॉडी है वो क्या करती है, प्रॉपर फंक्शन करती है। चलिए, इसी 5 वाइटल साइन है, वाइटल जो वाइटल्स ऑर्गन है, इनके फंक्शन को असेस करने के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं, वाइटल साइंस। ओके, वाइटल साइंस की मैं बात करूँ तो फर्स्ट आएगा आपका टेम्परेचर, सेकंड आपका है पल्स, थर्ड वन आपका कौन सा है, रेस्पिरेशन, फोर्थ वन इज ब्लड प्रेशर, एंड नंबर फिफ्थ इज पेन। नंबर 6 में मैं बात करूँ तो आपका आएगा लेवल ऑफ द कॉन्शियसनेस, एंड नंबर 7 पे आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल या फिर जिसको बोलते हैं SpO2, एंड नंबर 8 पे आपका जो वाइटल साइन है वो है यूरिन आउटपुट। तो टोटली अपनी बॉडी में बात करूँ तो 8 वाइटल साइन है जिसको अपन असेस करेंगे और एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ओके, नॉर्मल सीक्वेंस की मैं बात करूँ कि अब किसी भी पर्सन में, आपके पास में कोई पर्सन आया और उसके वाइटल साइन आपको असेस करने हैं, तो नॉर्मल जो सीक्वेंस होगा वो किस तरीके से होगा, क्या असेस करेंगे आप वाइटल साइंस में सबसे पहले। ओके, तो जो नॉर्मल सीक्वेंस होता है उसमें फर्स्ट वन है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर असेस करने के बाद में आप असेस करोगे पेशेंट का पल्स। पल्स के बाद में आप करोगे रेस्पिरेशन असेस। रेस्पिरेशन के बाद असेस करोगे आप बीपी। ओके, और बीपी के बाद में असेस करोगे पेशेंट को किसके लिए, पेन के लिए, पेन के लिए। तो ये तो होता है नॉर्मल सीक्वेंस। लेकिन इमरजेंसी सीक्वेंस, इमरजेंसी कंडीशन में ये जो सीक्वेंस होता है ये चेंज हो जाता है, यानी कि किसी भी कंडीशन में, जैसे कि आरटी के बाद में पेशेंट आ गया तो वहाँ पे आपका ये सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। वहाँ पे आप मॉनिटर करोगे पहले पल्स, फिर रेस्पिरेशन, उसके बाद बीपी, एंड लास्ट में क्या करोगे, टेम्परेचर मीजर करोगे। इन्फेंट में ये सीक्वेंस है पूरा ही चेंज हो जाता है। इन्फेंट में क्या करोगे, रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर और बीपी। इन्फेंट में नॉर्मल कंडीशन में है। इन्फेंट में भी अगर इमरजेंसी की कंडीशन हो तो वहाँ पे टेम्परेचर फर्स्ट रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है,
टेम्परेचर प्रायोरिटी दी जाती है इन्फेंट के अंदर या फिर नियोनेट के अंदर, अगर इमरजेंसी की कंडीशन हो तो। ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे रेस्पिरेशन, पल्स, टेम्परेचर और वीपी को क्या दी गई है, प्रायोरिटी दी गई है, और ये सीक्वेंस रखा गया। तो ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट पूछ लेते हैं। नॉर्मल कंडीशन और इमरजेंसी कंडीशन दोनों अलग अलग कंडीशन होती है, जिसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। चलिए, इसके बाद में आज का हेडिंग जो अपना है वो है टेम्परेचर, यानी कि जो वाइटल साइंस अपन ने देखे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर हो गया, पेन, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका टेम्परेचर, और इसी को आज क्या करेंगे, अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में पूरा। चलिए, तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर बॉडी का, टेम्परेचर एक ऐसी चीज़ है जो बैलेंसमेंट, ये एक बैलेंस है किसके बीच में, बॉडी की हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच में, यानी कि बॉडी जितना हीट प्रोडक्शन कर रही है और जितना हीट लॉस कर रही है उसके बीच का एक बैलेंस है, वो क्या है, अपनी बॉडी का एक टेम्परेचर है। यानी कि हीट प्रोडक्ट भी हो रही है, हीट लॉस भी हो रही है, दोनों मिला के टोटली उनके बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, वो बैलेंस क्या है, अपना टेम्परेचर है। तो अपन क्या बोलेंगे इसको कि इट इज़ द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। क्या लिखेंगे अपन, इट इज द बैलेंस बिटवीन हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस के बीच का जो बैलेंस है उसको क्या बोलेंगे अपन, टेम्परेचर बोलेंगे। ओके, यहाँ पे दो शब्द आपके सामने आए हैं, दो वर्ड आपके सामने आए हैं, एक तो आया आपका हीट प्रोडक्शन, एक आया है आपका हीट लॉस। ये दोनों ही बॉडी के फंक्शन है, दोनों ही बॉडी की एक्टिविटी। अब मैं बात करूं कि हीट प्रोडक्शन की, तो हीट प्रोडक्शन तो है एक केमिकल प्रोसेस, यानी कि आपकी बॉडी में कुछ न कुछ ऐसी केमिकल एक्टिविटी होगी, कुछ केमिकल एंजाइम, कुछ हार्मोन्स इस तरीके से फंक्शन करेंगे, आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन इस तरीके से फंक्शन करेंगे, उनकी केमिकल एक्टिविटी की वजह से क्या होगा, हीट का प्रोडक्शन होगा। लेकिन हीट लॉस प्रोसेस है वो क्या है, कि फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। चलिए, तो हीट प्रोडक्शन तो क्या है आपका, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना, हीट प्रोडक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस। हीट प्रोडक्शन क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जिसको क्या बोलते हैं अपन, ऑल्सो नॉन एज थर्मोजेनेसिस। इसको अपन थर्मोजेनेसिस भी बोलते हैं, थर्मोजेनेसिस भी बोला जाता है। जबकि हीट लॉस, हीट लॉस कौन सा मेथड है, फिजिकल प्रोसेस है। हीट लॉस कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। हीट लॉस इज ए फिजिकल प्रोसेस, ऑल्सो नॉन एज, हीट लॉस को अपन क्या बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस मीन हीट का लॉस होना, थर्मोलाइसिस। तो यहाँ पे ये दो वर्ड भी आपको क्या करना है, याद रखना, एक तो थर्मोजेनेसिस यानी कि हीट का प्रोडक्शन, और कौन सा प्रोसेस है ये, एक कौन सा प्रोसेस है ये, एक केमिकल प्रोसेस है। थर्मोलाइसिस मीन्स हीट का लॉस होना, ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका फिजिकल प्रोसेस है। ओके, चलिए, अब मैं बात करूं कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने का काम कौन करता है। रेगुलेटेड बाई, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, इन सबको मेंटेन रखने का काम कौन करेगा। तो बात करूं तो करता है आपका ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको बोलते हैं अपन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस किस किस को मैनेज करता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि हाइपोथैलेमस किस किस को कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस किस किस को कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट वन तो हो गया आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैनेज करता है, कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद में आता है थर्स्ट, आपकी प्यास को मैनेज करके रखता है, थर्स्ट। उसके बाद में सेक्स जो डिजायर होती है उसको कंट्रोल करके रखता है हाइपोथैलेमस। स्लीप, स्लीप वॉक जो साइकिल होता है उसको कंट्रोल करके रखता है। ओके, इसके बाद में मैं बात करूँ मूड की, या फिर जब थर्स्ट हो गई है तो हंगर की, मूड हंगर हो गया, इन सबको मैनेज करके रखने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है, हाइपोथैलेमस का है। जबकि आपको एक बात याद रखनी है, आपका जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन और जो ब्लड प्रेशर होता है, इन दोनों को मेंटेन करके करने का काम होता है मेड्यूला ऑब्लिंगेटा का, मेड्यूला
ऑब्लांगाटा का। मेंडुला ऑब्लांगाटा क्या करके रखता है, रेस्पिरेशन और बीपी को मेंटेन करके रखता है, जबकि अदर जितने भी टेम्परेचर हो गया, आपका थ्रस्ट हो गया, सेक्स, स्लीप, मूड और हंगर, इन सबको मैनेज करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है, हाइपोथैलेमस का है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या मैनेज कर दिया, आपके बॉडी का टेम्परेचर। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी के जो टेम्परेचर होते हैं उसको कितने टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। चलिए, बॉडी टेम्परेचर टाइप पढ़ने से पहले एक नोट चीज यहाँ पे कर लीजिए कि जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि जो हीट जनरेशन और हीट लॉस यानी कि थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच का जो बैलेंस है वो क्या है, वो बैलेंस है 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर इसी को मैं अगर फ़ारेनहाइट में लिखूँ तो ये कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये तो हो गया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यानी कि थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच का बैलेंस। अब बॉडी के टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो इसके टाइप्स कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक तो हो गया आपका सरफेस टेम्परेचर, एक हो गया आपका कोर बॉडी टेम्परेचर। सरफेस टेम्परेचर तो है आपके बॉडी के आउटसाइड का सरफेस का टेम्परेचर, जैसे स्किन के ऊपर से आपने टेम्परेचर ले लिया तो वो कौन सा हो गया, सरफेस टेम्परेचर। कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है बॉडी के इंटरनल पार्ट का टेम्परेचर, जैसे कि आपने किसी बॉडी के टिश्यू का ले लिया, जैसे कि आपने कहाँ से ले लिया, रेक्टल मेथड से टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो आपके जो इंटरनल टिश्यू है उनका आप टेम्परेचर मैनेज कर रहे होते हैं। तो बॉडी के इंटरनल टिश्यू का जो टेम्परेचर होता है वो किस में आएगा आपका, वो किस में आएगा आपका, कोर बॉडी टेम्परेचर के अंदर आएगा। ओके, तो सरफेस टेम्परेचर में आपका आ गया स्किन टेम्परेचर, या फिर इसी को बोल सकते हैं मैं सबक्यूटेनियस टेम्परेचर भी, सबक्यूटेनियस टेम्परेचर। ओके, ये जो सबक्यूटेनियस टेम्परेचर होता है या फिर स्किन सरफेस का टेम्परेचर होता है, ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में चेंज हो जाता है। स्किन टेम्परेचर या फिर सबक्यूटेनियस टेम्परेचर है, ये आपका जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसके साथ में चेंज भी हो जाता है। यानी कि ठंड के दिनों में जब भी आप ज़्यादा ठंड होगी, टेम्परेचर डिक्रीज होगा एनवायरमेंट का, तो स्किन का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जैसे ही समर में आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा एनवायरमेंट का, तो आपकी बॉडी का जो स्किन सर्फेस का टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता है। इट मीन्स कि इसको बोल सकते हैं कि कैन बी चेंज विथ एनवायरमेंटल टेम्परेचर, यानी कि एनवायरमेंट के जो टेम्परेचर है उसके साथ में ये चेंज हो जाता है। कैन बी चेंज विथ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, यानी कि इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के साथ में ये टेम्परेचर है वो चेंज होते रहता है। कोर बॉडी टेम्परेचर की मैं बात करूँ, या फिर इसी को अपन कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर। या आपकी बॉडी के जो डीप टिश्यू है उसका टेम्परेचर होता है, डीप टिश्यू का टेम्परेचर होता है। ओके, यानी कि ये जो बॉडी के इंटरनल बॉडी ऑर्गन है उनका टेम्परेचर है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन का क्या है, ये टेम्परेचर है। और ये बाहर जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसके साथ में चेंज नहीं होता है। यानी कि आपके स्टमक का, आपके इंटेस्टाइन का टेम्परेचर जितना मेंटेन रहना चाहिए 37 डिग्री, तो वो भले ही ठंड का मौसम हो या फिर गर्मी, यानी कि भले ही कोल्ड हो भले ही समर हो, वो टेम्परेचर है वो स्टेबल रहेगा, एक ही जो है वैल्यू वो रहेगी, चेंज नहीं होगा इन्वायरमेंट के साथ में। ओके, तो यहाँ इसको बोलूँगा मैं कि नॉट चेंज विथ इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, यानी कि जब भी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा तो ये जो कोर बॉडी टेम्परेचर है ये आपको चेंज होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। ओके, देखता हुआ नहीं मिलेगा। चलिए, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है। चलिए,
इसके बाद में अब अपन पढ़ते हैं दो कंडीशन जो स्टार्टिंग में पढ़ी थी। दो कंडीशन कौन कौन सी? एक तो थर्मोजेनेसिस, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बीच का बैलेंस है। तो ये क्या होता है थर्मोजेनेसिस, क्या होता है थर्मोलाइसिस, इन दोनों कंडीशन को क्या करेंगे अपन पढ़ेंगे अभी। थर्मोजेनेसिस फर्स्ट वन, थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन, अपनी बॉडी में हीट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कि वो कौन कौन से मेथड है जिसमें हीट प्रोडक्ट होती है। फर्स्ट वन, चलिए थर्मोजेनेसिस को अपन ने पढ़ा था। थर्मोजेनेसिस को अपन ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन ऑफ द हीट, और ये एक कैसा है, केमिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है। चलिए फर्स्ट वन क्या है यहाँ पे, डाइजेशन या फिर मेटाबॉलिज्म या फिर जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। अपन जो भी खाना खाते हैं उस खाने का डाइजेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है। इस सभी प्रोसेस में हीट का प्रोडक्शन होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपने प्रोटीन खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, फैट खाया, ओके, जितने भी अमाउंट में लेते हैं ये क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिज्म होते हैं या फिर ऑक्सीडेशन जब इनका होता है तो वहाँ पे हीट प्रोडक्शन होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है बॉडी का। आपने देखा होगा अक्सर कि खाना खाने के बाद में बॉडी का टेम्परेचर है जो स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि जैसे ही अपन खाना खाते हैं कुछ न कुछ प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट अपन ने लिया है बॉडी में जाएगा और उसका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट होगी तो क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो चलिए यहाँ पे जब भी अपन 1 ग्राम प्रोटीन क्या करते हैं, खाते हैं, 1 ग्राम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म या फिर ऑक्सीडेशन होता है, ओके, तो कितने कैलोरी बर्न होती है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं, हमेशा से पूछे जाते हैं, ओके। तो यहाँ पे जब 1 ग्राम प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो 4 किलो कैलोरी क्या होती है, बर्न होती है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है आपका, अगर आपने 1 ग्राम फैट ले लिया तो कितने किलो कैलोरी बर्न होगी, 9 किलो कैलोरी। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा से बनते आए हैं और बनते ही आएंगे, ओके। थर्ड वन है आपका, अगर 1 ग्राम आपने कार्बोहाइड्रेट लिया है तो कितने कैलोरी बर्न होगी, कितने किलो कैलोरी बर्न होगी, 4 किलो कैलोरी बर्न होगी। यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 है, लेकिन फैट से 9 किलो कैलोरी है। इसके बाद में 1 ग्राम एल्कोहल कंज्यूम किया आपने तो कितने किलो कैलोरी बर्न होगी, 7 किलो कैलोरी। डाइटरी फाइबर लिए हैं आपने तो डाइटरी फाइबर 1 ग्राम से 2 किलो कैलोरी बर्न होगी। इस तरीके से आपने जितना भी फूड लिया है उससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म या फिर जब भी ऑक्सीडेशन होगा इसका तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ओके, थर्मोजेनेसिस होगा और इससे क्या होगा, ये जो कैलोरी आपने आगे पढ़ी है, दे रखी है, ये क्या होगी, कैलोरी बर्न होगी। चलिए सेकंड मेथड क्या है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शंस ऑफ द फूड या फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड। आपने प्रोटीन खाया मान लीजिए, लेकिन जब वो प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस यानी कि जब मेटाबॉलिज्म प्रोटीन हो रहा है तो कुछ पार्ट प्रोटीन का क्या करता है, उस मेटाबॉलिज्म में वेस्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड। यानी कि जब प्रोटीन खुद मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ओके, तो अपनी बॉडी के यूज आने के अलावा प्रोटीन का खुद कुछ पार्ट होता है, वो क्या करता है, मेटाबॉलिज्म या फिर डाइजेस्ट होने में यूज आ जाता है। उसको बोलते हैं डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड या फिर थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड। उसमें अगर प्रोटीन आपने लिया है तो प्रोटीन का 30% पार्ट होता है वो किस में वेस्ट हो जाता है, वो किस में बर्न हो जाता है, स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड। यानी कि प्रोटीन खुद को मेटाबोलाइज करने में उसका 30% पार्ट क्या कर देता है, यूज में ले लेता है। फैट में ये होता है 4%, कार्बोहाइड्रेट में ये होता है 5 to 6% और मिक्सड डाइट में होता है ये 12%। आपको कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विच फूड हैव हाईएस्ट स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ फूड, ओके। इस तरीके से क्वेश्चन आता है और फिर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है इस तरीके से, प्रोटीन आ सकता है, बी ऑप्शन आपसे पूछेंगे फैट, ओके, सी ऑप्शन आपसे पूछेंगे कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन आपसे पूछेंगे क्या, शुगर या फिर हो गया आपका एल्कोहल। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा, प्रोटीन जाएगा। अब देखिए यहाँ से प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इस तरीके से भी पूछ सकते हैं और जो स्पेसिफिक फूड है उसका नाम भी पूछ सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन हाईएस्ट किस में होता है, दाल के अंदर होता है, तो यहाँ आपसे दालों का ऑप्शन भी दे सकते हैं, ओके। और फैट किस में होता है, तेल में, घी में, ओके। तो इस तरीके से यहाँ आपको घी का ऑप्शन दिया जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट किस में होता है,
कार्बोहाइड्रेट्स गेहूं में होता है तो यहाँ आपको गेहूं का ऑप्शन दे सकते हैं। इस तरीके से आपको खाना के ऑप्शन, स्पेसिफिक डाइट का नाम भी दिया जा सकता है और यहाँ पे प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना है कि स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है, प्रोटीन का होता है। कितना होता है, 30% होता है। चलिए, तो ये तो हो गया स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड, जिससे क्या होगी आपकी थर्मोजेनेसिस हुआ। थर्ड वन, मसल्स एक्टिविटी इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। जब भी मसल्स की एक्टिविटी होगी हीट प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। मसल्स की एक्टिविटी होगी तो इंक्रीज क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी के दौरान मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी। मसल्स की एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको देखा होगा कि कोई भी काम करते टाइम आपको थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो क्यों, क्योंकि मसल्स की एक्टिविटी होगी तो डेफिनेटली हीट प्रोडक्ट होगी। उसके बाद में फोर्थ वन है आपका हार्मोनल इफेक्ट। कुछ हार्मोन हैं वो भी क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल मैं बात करूँ तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम करेगा थायराइड पे, तो वहाँ से T3 और T4 रिलीज होते हैं। जब T3 और T4 रिलीज होते हैं तो क्या करते हैं, ये मेटाबॉलिज्म की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। जब मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज होगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इसके अलावा लूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी आपने देखा होगा ओव्यूलेशन के टाइम स्लाइटली 0.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि लूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। एड्रीनल हार्मोन की वजह से भी क्या होते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एड्रीनल हार्मोन भी। ओके, तो ये तो हो गया हार्मोनल इफेक्ट्स। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो क्या है, इमोशंस इंक्रीज हीट प्रोडक्शन। जब भी आप इमोशनल होते हैं, रोते हैं या फिर ज़्यादा हंसते हैं तो उस वजह से भी बॉडी की एक्टिविटी, मसल्स एक्टिविटी बढ़ती है और हीट प्रोडक्शन होती है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इंक्रीज एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स ऑफ द टेम्परेचर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता है, उसके साथ में इंक्रीज होता है। और लास्ट वन है आपका फीवर या पायरेक्सिया। डेफिनेटली जब आपको फीवर होगा या फिर पायरेक्सिया होगा तो हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, इसलिए तो बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये सभी मेथड है, ये सभी मेथड है जिसकी वजह से क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन होता है। ओके, थर्मोजेनेसिस होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। अब इन सबको बैलेंस करने के लिए क्या होता है, थर्मोलाइसिस यानी कि हीट लॉस। थर्मोलाइसिस मीन हीट लॉस, और इसको अपन ने पढ़ा था, ये कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है। मोस्टली हीट लॉस होती है स्किन से, सबसे ज़्यादा हीट लॉस कहाँ से होती है, स्किन से। वैसे यूरिन के थ्रू भी हीट लॉस होती है आपकी, लंग्स के थ्रू भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से होती है, स्किन के थ्रू। मोस्टली हीट लॉस बाय स्किन। तो स्किन क्या काम करती है, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट, मेंटेन करने का काम करती है। ओके, हीट लॉस के मेथड की मैं बात करूँ तो फर्स्ट है आपका कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड से आपकी बॉडी की जो जितने भी हीट लॉस होती है उसका 2 से 3% हीट लॉस किस मेथड से होती है, कंडक्शन मेथड से होती है। ओके, कंडक्शन मेथड में हीट लॉस कैसे होगी, हीट ट्रांसफर होती है वन ऑब्जेक्ट से अनदर ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे कि आपको फीवर आया, ओके, आपको क्या आया, फीवर, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ फीवर में, फीवर में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। आपने आइस पैक लाया और आइस पैक कहाँ पे लगा दिया, एब्डोमेन पे हो गया, या फिर आपने क्या लगा दिया, सिर के ऊपर हो गया, फोरहेड के ऊपर हो गया, क्या लगाया, आइस पैक। और आइस पैक लगाने की वजह से आपकी जो स्किन का टेम्परेचर था वो ट्रांसफ़र हो गया आइस पैक की साइड में। और यहाँ पे स्किन और आइस पैक के बीच में क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यानी कि हीट लॉस हो रही है एक ऑब्जेक्ट से, एक ऑब्जेक्ट कौन सा, स्किन, किस में, अनदर ऑब्जेक्ट कौन सा, आइस पैक, बाय द डायरेक्ट कांटेक्ट। इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कंडक्शन मेथड से। तो कंडक्शन मेथड में हीट लॉस कैसे होती है, कंडक्शन मेथड में ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन टू अनदर ऑब्जेक्ट अनदर बाय डायरेक्ट कांटेक्ट, ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन टू अनदर बाई डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या हुआ, हीट का ट्रांसफर हुआ। बेस्ट एग्जांपल वही जो अभी अपन ने लिखा, कोल्ड या फिर कोल्ड या फिर हॉट एप्लीकेशन, कोल्ड या फिर हॉट एप्लीकेशन।
से क्या हो गया, डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ और उससे हीट का ट्रांसफर हुआ, इसको अपन ने रख दिया कंडक्शन के अंदर। और इस कंडक्शन मेथड से कितना परसेंटेज, 2 to 3% क्या होता है, हीट लॉस होता है। सेकेंड वन आपका कौन सा है, कन्वेक्शन मेथड। इस कन्वेक्शन मेथड से कितने परसेंटेज हीट लॉस हो रही है, टोटल हीट लॉस का 15% हीट लॉस हो रही है। अब देखिए आपके आसपास में कोई क्या चल रही है, एयर चल रही है, और उस एयर मूवमेंट की वजह से हीट लॉस हो रही है। जैसे कि आप बाहर से आए, अपने रूम के अंदर बैठे, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, आपने वहाँ आते ही कूलर स्टार्ट कर दिया, कूलर से बहुत ज़्यादा तो आप बाहर से आए, आपको गर्मी लग रही थी, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखा था, आपका बॉडी क्या था, गर्म था। आपने जैसे ही कूलर स्टार्ट किया, कूलर से ठंडी हवा आई, उस ठंडी हवा ने आपकी बॉडी की सरफेस को टच किया, टच करते हुए आगे निकल गई, आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर इंक्रीज था, उस टेम्परेचर को उसने क्या किया, क्योंकि वो उधर से जो एयर आ रही थी उसका टेम्परेचर कम था कंपेरेटिव टू द आपकी बॉडी, तो उस एयर ने आपकी बॉडी को टच करते हुए आगे निकली, तो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को वो साथ में लेके चली गई, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। इसको बोलेंगे अपन कन्वेक्शन मेथड, यानी कि जो हीट ट्रांसफर होती है सर्कुलेटिंग एयर से, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटिंग एयर, या फिर सर्कुलेटिंग लिक्विड हो सकता है, सर्कुलेटिंग जो ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से हो सकता है हीट ट्रांसफर। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे कि आपका एसी हो गया, फैन हो गया, कूलर हो गया, इन सब की वजह से जो आपका बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है, हीट लॉस होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन मेथड। उसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन मेथड। और इससे 15%, ये परसेंटेज याद रखने हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा डायरेक्ट कि मैक्सिमम हीट लॉस किससे होती है, या फिर रूम में एयर फैन या फिर कूलर की वजह से जो हीट लॉस हो रही है उसको कौन से मेथड में रखेंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बनते हैं। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन से मैक्सिमम हीट लॉस होती है, वो कितना है, 60%। यानी कि अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि मैक्सिमम हीट लॉस का मेथड कौन सा है, तो वो है रेडिएशन मेथड। ओके, रेडिएशन मेथड में जो बाहर से रेज आ रही है, डायरेक्ट रेज आ रही है, डायरेक्ट विदाउट कॉन्टैक्ट आपकी बॉडी से रेडिएशन के थ्रू जो हीट लॉस होती है उसको बोलते हैं रेडिएशन मेथड। आपके बॉडी से पूरे दिन सबसे ज़्यादा हीट लॉस होती रहती है, वो होता है रेडिएशन मेथड। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रेज तो आपकी बॉडी को टच कर ही रही है, ठीक है। थोड़ी बहुत धूप है, आप बैठे हैं दिन में, थोड़ी बहुत धूप है, रात में लाइटिंग हो गई, इन सब की रेज आपकी बॉडी के ऊपर पड़ती है, और इस रे की वजह से जो हीट लॉस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड। और इससे 60% क्या होता है, हीट का लॉस होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द रेडिएशन विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो रहा है, रेज की वजह से हो रहा है। ओके, जिस तरीके से जैसे हो गया कि सन रेज की वजह से, ओके, या फिर इंफ्रारेड लाइट है उसकी वजह से, लाइट्स की वजह से, तो ये किस में आएगा, रेडिएशन मेथड में आएगा। फोर्थ वन बात करूँ मैं हीट लॉस की, तो वो है इवापोरेशन। ओके, यहाँ से इवापोरेशन से 22% हीट लॉस होती है। इवापोरेशन क्या होगा कि आपने काम किया, कुछ वर्क किया, काम किया, आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, आपको स्वेटिंग हुआ, फिर इधर से एयर आई, आपकी बॉडी को टच किया, और आपकी बॉडी के ऊपर जो स्वेटिंग थी वो क्या हो गई, जो लिक्विड था वो वेपर के रूप में क्या हो गया, भाप बन के उड़ गया, और आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, आपकी बॉडी की हीट लॉस हो गई। इसको किस में रखेंगे, एवापोरेशन के अंदर। इसको किसके अंदर रखेंगे, एवापोरेशन के अंदर। लॉस ऑफ द हीट बाई प्रेस्पायरेशन, या फिर इसको बोलते हैं लिक्विड से वेपर बन जाना। लॉस ऑफ हीट बाई प्रस्पायरेशन, या फिर बोलें तो लिक्विड का वेपर बन जाना। ओके, चलिए, तो ये मेथड हो गया आपके किसके, हीट लॉस के। तो अपने हीट गेन के, हीट प्रोडक्शन के, थर्मोजेनेसिस के और थर्मोलाइसिस के, दोनों के कौन कौन से मेथड है उसको पढ़ लिया।
आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ नॉर्मल वेरिएशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी के टेम्परेचर को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एज में हो गया, या फिर मॉर्निंग इवनिंग हो गया, या फिर कोई डिजीज कंडीशंस हो गई, वो कौन कौन से फैक्टर है जो बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं, उस फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। ओके, तो फैक्टर फर्स्ट वन में बात करूँ तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, एज। एज सबसे ज़्यादा फर्स्ट फैक्टर कौन सा है आपका, एज। एज की मैं बात करूं तो बच्चों के अंदर आपको टेम्परेचर थोड़ा सा कंपेरेटिव टू द एडल्ट कम देखने को मिलता है। ओके, तो बच्चों के अंदर तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा चिल्ड्रन, और बच्चों के बाद में मैं देखूं तो आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा थोड़ा सा ज़्यादा एडल्ट के अंदर। ओके, एडल्ट के अंदर, और एडल्ट से कम, यानी कि बच्चों और बूढ़ों के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इक्वल होता है। तो एडल्ट का टेम्परेचर हाई रहेगा, चिल्ड्रंस और जो ओल्ड एज पीपल है, उनका टेम्परेचर कंपेरेटिव टू द एडल्ट क्या रहेगा, कम रहेगा। ओल्डर पीपल तो डेफिनेटली एज अफेक्ट कर रही है, क्योंकि एडल्ट का ज़्यादा है, बच्चों का और ओल्ड पीपल्स का क्या है, कम टेम्परेचर है। नेक्स्ट वन, अगला क्या है आपका, डाई यूरिनल इफेक्ट। डाई यूरिनल इफेक्ट का मतलब होता है मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में टेम्परेचर में क्या जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली आपको मॉर्निंग के अंदर आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आप बिल्कुल रेस्ट करके जगह हैं, नींद लेके जगह हैं, तो आपकी बॉडी की एक्टिविटी इतनी नहीं है। लेकिन जैसे ही उठेंगे, कुछ काम करते जाएंगे, दिन भर काम करेंगे, आपकी मसल्स की एक्टिविटी होगी, बॉडी एक्टिव रहेगी, तो इवनिंग के टाइम आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये डायूरिनल वेरिएशन होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का, यानी कि अगर मॉर्निंग में आपका टेम्परेचर 98 है तो इवनिंग के टाइम आपके बॉडी का टेम्परेचर 99 हो सकता है। डाउन इन मॉर्निंग, इंक्रीज इन इवनिंग, कितना हो सकता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। थर्ड वन, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, जैसे ही एक्सरसाइज करोगे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर बाय एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स की एक्टिविटी होगी, मसल्स की एक्टिविटी होगी तो कैलोरी बर्न होगी, कैलोरी बर्न होगी तो यहाँ पे आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, थर्मोजेनेसिस होगा, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन अपन ने पढ़ा था हार्मोन्स। हार्मोन्स की वजह से जैसे कि T3 T4 हो गया, TSS हो गया, इन सब की वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, और मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, देन इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज टेम्परेचर। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, यहाँ पे आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। स्ट्रेस की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ओके, एनवायरनमेंट की वजह से होता है कि अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। या फिर एनवायरनमेंट की टेम्परेचर डिक्रीज है तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। स्टारवेशन या फिर फास्टिंग में क्या होता है, लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, डिक्रीज टेम्परेचर। स्टारवेशन या फास्टिंग में, क्योंकि वहाँ पे मेटाबॉलिज्म किसी चीज़ का होगा ही नहीं तो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। नींद के अंदर जब भी आप सोते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। इन्वायरमेंट में क्या होता है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ओव्यूलेशन के टाइम आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, फीमेल्स में स्पेशली 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। किसमें, ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन के प्रोसेस में। चलिए, इसके बाद में आपको याद रखना कि जबकि आपकी बॉडी का जब भी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है तो उसका आपके वाइटल साइंस, जो अदर वाइटल साइंस है, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बना है। ये जो चीज़ है यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो इंक्रीज करता है फूड हार्ट बीट को। यानी कि जैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना हुआ, 98 था और 98 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, तो अगर आपकी जो हार्ट बीट पहले 70 थी किसके साथ में, 98 के साथ में। ओके, तो 99 के साथ में ये जो हार्ट बीट है आपकी, ये पहुंच जाएगी 74 तक। यानी कि 4 हार्ट बीट बढ़ेगी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर से। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये
बीट नहीं है, ये एक्चुअली ये बीट है, ये ब्रीथ है। ओके, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिए थोड़ा सा कि अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 4 ब्रीथ इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर टेम्परेचर 98 से 99 हुआ तो रेस्पिरेशन रेट जो पहले 16 थी वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर के साथ में 4 रेस्पिरेशन जो रेट है वो इंक्रीज होगी। 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 7 से लेकर 10 बीट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे कि 98 से आपका टेम्परेचर 99 हुआ तो 70 से हार्ट रेट है वो आपकी 77 या फिर 80 तक क्या हो सकती है, जा सकती है। ओके, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मेटाबॉलिज्म कितने परसेंटेज इंक्रीज होगा, 10% मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के साथ में। तो ये वेरिएशन आपको याद रखना है अदर वाइटल्स ऑर्गन्स के साथ में। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए असेसमेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। अब बॉडी के टेम्परेचर को आप असेस कैसे करोगे, बॉडी के टेम्परेचर का असेसमेंट किस तरीके से किया जाता है उसको पढ़ेंगे अपन। ओके, थर्मोस्कोप। सबसे पहले क्या किया जाता था, एक स्कोप टाइप का होता था तो जिसको बॉडी के ऊपर रखा जाता था और बॉडी का टेम्परेचर असेस किया जाता था। ओके, तो ये थर्मोस्कोप स्कोप जो था उसको इन्वेंटेड किसने किया, गैलीलियो गैलीली ने। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मॉडर्न ग्लास जो थर्मोमीटर है वो यहाँ पे डैनियल गैब्रिल ने इन्वेंटेड किया है। ओके, और सेल्सियस थर्मोमीटर की मैं बात करूँ तो जो सेल्सियस में मेजरमेंट करता है उसको एंड्रेस सेल्सियस ने इन्वेंटेड किया है। और फर्स्ट रियल क्लिनिकल जो थर्मामीटर था वो सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने क्या किया है, इन्वेंट किया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं कि थर्मोस्कोप जो सबसे पहला स्कोप जो कि थर्मोस्कोप जो टेम्परेचर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट था, थर्मोमीटर, उसको इन्वेंटेड किसने किया, तो गैलीली ने। ओके, रियल क्लिनिकल थर्मोमीटर सर थॉमस क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने। इस तरीके से यहाँ पे फिर मैं बात करूँ कि यहाँ पे ये जो थर्मोमीटर है जिससे अपन टेम्परेचर को क्या करेंगे, मीजर करेंगे, ये थर्मोमीटर कितने टाइप के आते हैं, कौन कौन से आते हैं, इसको अपन पढ़ेंगे अभी। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर की बात करें अपन, फर्स्ट टाइप है आपका ग्लास या फिर जिसको बोलते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। फर्स्ट टाइप कौन सा है, ग्लास या फिर क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये जो ग्लास थर्मोमीटर है ये दो टाइप्स के देखने को मिलते हैं। एक तो होता है थर्मोमीटर जिससे आप रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते हैं, एक थर्मोमीटर होता है जिसे आप ओरल टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब वो थर्मोमीटर जिसका बल्ब थिक है और शॉर्ट है वो तो होता है आपका रेक्टल टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और एक थर्मोमीटर जिसका बल्ब थिन है और सिलेंड्रिकल है वो होता है ओरल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वो क्या होता है, ओरल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। चलिए, इसके बाद में आपको दिख रहा होगा कि इसके ऊपर जो मार्किंग होती है थर्मोमीटर के ऊपर वो कहाँ से कहाँ तक होती है। अगर अपन सेल्सियस में देखेंगे यहाँ पे मार्किंग, यहाँ पे ये तो दिख रही है आपको सेल्सियस के अंदर, ये मार्किंग दिख रही है आपको कहाँ पे, सेल्सियस। इसको इमेज करके बड़ा करके देख लेते हैं। चलिए,
ये जो मार्किंग दिख रही है आपको, ये वाली मार्किंग दिख रही है सेल्सियस के अंदर, ये वाली मार्किंग दिख रही है फ़ारेनहाइट के अंदर। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ओके, कि तो सेल्सियस की मार्किंग कहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी 35 से, कहाँ से 35 से, 35 से लेके ये कहाँ तक है सेल्सियस की मार्किंग 42 तक है, 42 तक है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं कि थर्मोमीटर के ऊपर जो ग्लास थर्मोमीटर के है उसके ऊपर सेल्सियस की मार्किंग कहाँ से कहाँ तक होती है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक क्या होती है मार्किंग लगी हुई होती है इस ग्लास वाले थर्मोमीटर के अंदर। वहीं बात करें यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट में दिख रहा है, तो फ़ारेनहाइट की मार्किंग होती है 94 से स्टार्ट होके कहाँ पे जाएगी 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस तक, ओके। तो ये अलग अलग मार्किंग है। फ़ारेनहाइट में तो आपको 94 से 108 तक दिखेगी, जबकि सेल्सियस में यहाँ पे आपको कहाँ पे दिखेगी 35 से लेके 42 तक दिखेगी। चलिए, ओके। इसके बीच में जैसे कि ये 94 हो गया, 96, 97, 98, 99, 100, इसके बीच में आपको ये कैलिब्री दिख रही है, ये 95 हो गया, यहाँ पे 96 हो गया। तो इसके बीच में आपको क्या दिख रही है, जैसे कि 94 हो गया, फिर आपका हो गया 95 हो गया, इसके बीच में ये क्या दिख रही है आपको कैलिब्री दिख रही है। तो 94 के बाद में जैसे ये 94 की कैलिब्री है, ये 95 की है, इन दोनों के बीच में कितनी कितने कैलिब्री होगी, यानी कि 1, 2, 3 और 4, 5, इस तरीके से क्या होगी कैलिब्री होगी। यानी कि अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट के बीच में जैसे कि 94 और 95 की कैलिब्री के बीच में आपको 3 और कैलिब्री देखने को मिलेगी। यानी कि इसके बीच में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो गैप है वो डिवाइड होता है कितने में, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कैलिब्री, 1 कैलिब्री डिवाइड होती है आपकी 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। यानी कि 94 से लेके टेम्परेचर अगर नेक्स्ट वाली कैलिब्री पे आ गया तो टेम्परेचर आपका कितना होगा 94.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट वाली कैलिब्री पे आ गया तो आपका टेम्परेचर कितना होगा 94.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। इस तरीके से क्या होता है टेम्परेचर आपका मेजरमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 है, 4 कैलिब्री है, दोनों के बीच में क्या होता है 4 कैलिब्रीज होता है। फिर 94 पॉइंट आपका 6 हो गया नेक्स्ट कैलिब्री पे, फिर 94.8 हो गया आपका नेक्स्ट कैलिब्री पे, और लास्ट वन आपका क्या हो गया 95 हो गया। यानी कि फ़ारेनहाइट की मैं बात करूँ तो फ़ारेनहाइट में तो होती है, फ़ारेनहाइट में दो मेजरमेंट के बीच में तो होती है 5 कैलिब्री, जबकि ये जो सेल्सियस की मैं बात करूँ तो सेल्सियस में दो मार्किंग के बीच में होगी आपकी 10 कैलिब्री। कैसे 35 से लेके 36 के बीच में कितनी कैलिब्री होगी, 35 से लेके फिर 36, 37, 38, 39, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10th नंबर पे आपको 36 मेजरमेंट देखने को मिलेगी। यानी कि सेल्सियस के बीच में होती है 10 कैलिब्री, और 10 कैलिब्री इट मीन्स कि 1 कैलिब्री इक्वल होती है किसके बराबर 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। यानी कि अगर आपको 35 के बीच में नेक्स्ट कैलिब्री पे यहाँ पे टेम्परेचर जो मरकरी है वो दिखाई दे तो उसका टेम्परेचर कितना होगा 35.1 डिग्री सेल्सियस, 35.1 डिग्री सेल्सियस। कैलिब्री के बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेल्सियस के बीच में तो 10 कैलिब्रीज और फ़ारेनहाइट के बीच में 5 कैलिब्रीज होती है। सेल्सियस के बीच में एक कैलिब्री इक्वल टू द 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड फ़ारेनहाइट इसमें जो कैलिब्री है तो ईच कैलिब्री इक्वल टू 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। चलिए, ये तो हो गया इस थर्मोमीटर के रिगार्डिंग। चलिए, अब इस थर्मोमीटर से अगर आप टेम्परेचर रीडिंग कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। वो कौन कौन सी चीज़ें, नोट। जब भी आप क्या करते हैं, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ, जब भी आप क्या करते हैं चेक टेम्परेचर एट द आई लेवल, जब भी आप थर्मोमीटर का थर्मोमीटर में टेम्परेचर चेक करने के बाद में जो थर्मोमीटर की वैल्यूज़ देखते हैं वो बिल्कुल आपकी आई लेवल पे थर्मोमीटर होना चाहिए। ऐसे हॉरिजॉन्टल या फिर जो ट्रांसफर्स है ऑब्लिक जो डायरेक्शन है उसमें नहीं होना चाहिए। चेक वेल बिफोर यूज।
आपको क्या करना है, जब भी टेम्परेचर मेजर करते हैं तो थर्मामीटर को अच्छे से चेक करके हिला के क्या कर देना है, जो मरकरी है वो बिल्कुल इस बल्ब के अंदर होनी चाहिए, बल्ब से बाहर नहीं होनी चाहिए। टेम्परेचर चेक करने से पहले ये इंश्योर कर लेना है आपको। डोंट क्लीन हॉट एंड कोल्ड सॉल्यूशन, हॉट या फिर कोल्ड सॉल्यूशन से थर्मामीटर को क्लीन नहीं करना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला जो सॉल्यूशन है उससे क्लीन करना है। हॉट और कोल्ड से करोगे तो उस मरकरी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और फिर आपकी जो रिजल्ट देखने को मिलेगा वो क्या होगा, अब नॉर्मल होगा। बाई चांस अगर ओरल टेम्परेचर ले रहे हैं और मरकरी वहाँ से टेम्परेचर जो थर्मोमीटर रप्चर हो जाए, मरकरी है उसको कंज्यूम कर ले कोई पेशेंट कोई पर्सन, तो उसका एंटीडोट होता है आपका पेनिसिलामाइन या फिर डायमेकेप्रोल, पेनिसिलामाइन या फिर डायमेकेप्रोल। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनाए, ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, चलिए अब मान लीजिए कि आपने क्या कर लिया, गलती से जो रेक्टल थर्मोमीटर था उससे क्या ले लिया, थर्मोमीटर तो था रेक्टल, रेक्टल रूट से टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मोमीटर था, आपको पता नहीं था और आपने क्या कर दिया, उसका थर्मोमीटर से गलती से ओरली टेम्परेचर ले लिया, ओरली टेम्परेचर मेजर कर लिया। फिर आप देखेंगे कि रीडिंग कैसे आएगी, तो रीडिंग आएगी यहाँ पे फॉल्स लो, रीडिंग किस तरीके से आएगी, फॉल्स लो आएगी। ओके, अगर आपने ओरल रूट से जो थर्मामीटर था, ओरल रूट से टेम्परेचर मेजर करने वाला थर्मामीटर था, और उस थर्मामीटर से आपने रेक्टली क्या कर दिया, टेम्परेचर मेजर कर लिया, तो रीडिंग कैसी आएगी, तो रीडिंग आएगी फॉल्स हाई। बीपी से तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बीपी कप अगर स्मॉल हो गया, नैरो हो गया, तो किस तरीके से मेजर आएगी, लेकिन इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं कि ये जो थर्मोमीटर है, अगर रेक्टल थर्मोमीटर आपने ओरली यूज़ कर लिया तो रीडिंग फॉल्स लो आएगी, और ओरल थर्मोमीटर को अगर आपने रेक्टली यूज़ कर लिया तो रीडिंग है वो फॉल्स क्या आएगी, हाई आएगी। ओके चलिए, और अगर आपने ओरल थर्मोमीटर का यूज ले लिया कहाँ पे, रेक्टल रूप में, तो जो ओरल था उसका बल्ब थिन और सिलेंड्रिकल था, वो आपकी वेगस नर्व को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और इसकी वजह से पेशेंट में क्या ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। इसको अपन और पढ़ेंगे बाद में डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो थर्मोमीटर का ये वाला पार्ट जहाँ जिस साइड में मरकरी है, इस साइड को तो बोलते हैं आप बल्ब या फिर मरकरी वाला पार्ट, बल्ब या फिर मरकरी वाला पार्ट, और पीछे का जो पार्ट है इसको बोलते हैं आप स्टेम वाला पार्ट, इसको बोलते हैं आप थर्मोमीटर स्टेम वाला पार्ट। चलिए, ये तो हो गया आपका इसका ग्लास या फिर जिसको बोलते हैं थर्मोमीटर के रिगार्डिंग। यहाँ से जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो तो एक तो यहाँ से टाइप आपसे पूछ सकते हैं कि जो रेक्टल थर्मोमीटर है उसका जो बल्ब थिक और शॉर्ट होगा, जबकि ओरल थर्मोमीटर है उसका बल्ब थिन और सिलेंड्रिकल होगा। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो फॉल्स रीडिंग है आपकी फॉल्स लो आएगी अगर रेक्टली ओरल यूज ले लिया तो, और ओरली रेक्टल ले लिया तो फॉल्स हाई आएगी। ओके, ये और ये तो करना ही है। एंटीडोट से क्वेश्चन बनता है आपका कि एंटीडोट क्या है, अगर पेशेंट ने बाई मिस्टेक थर्मामीटर को बाइट कर लिया और इंजेस्ट कर लिया वहाँ पे मरकरी को, तो चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप देखते हैं थर्मोमीटर का। और नेक्स्ट टाइप कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। आजकल मार्केट में इस टाइप के थर्मोमीटर आपको देखने को मिल रहे हैं। बस एक्जिला में, ओरली में, किसी भी रूट से आपको टेम्परेचर लेना हो तो वहाँ पे डालिए, तुरंत आपको क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके, सेकेंड्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है ये आइडियली चिल्ड्रन के लिए ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन क्या करते हैं उनके मुंह में रखते नहीं है। एक तो वो जो ग्लास थर्मामीटर होता है, मरकरी वाला थर्मामीटर, जितने टाइम ड्यूरेशन चाहिए उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो रखते नहीं हैं और ओरल में, ओरल कैविटी में, या फिर बाइट कर जाते हैं। तो ये किसके लिए होता है, मोस्टली रिलायबल है या फिर आइडियल होता है चिल्ड्रन के लिए। आइडियल फॉर चिल्ड्रन। गिव रिजल्ट इन सेकेंड्स, विद इन सेकेंड्स ये आपको क्या देता है, रिजल्ट दे देता है। ओके, देखिए
तो प्रेजेंट टाइम में तो आपको ये देखने को मिल रहा है, इस टाइप के थर्मामीटर आते हैं, लेकिन जो ओल्ड जनरेशन थी आपकी इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की, वो आपको इस टाइप की दिखती थी। यहाँ पे एक मॉनिटर लगा हुआ है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर दो आपको, एक तो रेड और एक आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लू प्रोब दिख रही है, ब्लू कलर में आपको टेम्परेचर दिख रहा है, एक आपको रेड कलर में दिख रहा है। प्रोब में भी आपको यहाँ पे एक ब्लू प्रोब दिख रही है और एक क्या दिख रही है, रेड प्रोब दिख रही है। ओके, तो जो ओल्ड जनरेशन थी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की, वो इस टाइप में थी। तो यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हैं आपसे कि रेड प्रोब का जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर था, कहाँ पे याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर में। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है यहाँ पे, अगर उसकी क्या है, रेड प्रोब है, तो रेड प्रोब तो यूज होती है रेक्टली टेम्परेचर मेजर करने के लिए, रेक्टल टेम्परेचर के लिए। अगर उसकी क्या है, प्रोब ब्लू कलर की है, ब्लू प्रोब है, तो उससे मेजर करते हैं टेम्परेचर ओरल या फिर एक्जिला। हालांकि प्रेजेंट टाइम में ये फैशन में नहीं है, ओके, यूजिंग में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको कहीं से भी उठा के पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स थर्मोमीटर, रेड प्रोब रेक्टल टेम्परेचर के लिए, ब्लू प्रोब यहाँ पे ओरल या फिर एक्जिला के टेम्परेचर के लिए। नेक्स्ट वन आपका आता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन थर्मोमीटर, एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जिसको आप क्या करते हैं, ईयर कैविटी के अंदर जैसे ही रखते हैं, वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो ईयर कैविटी के अंदर होती है, ईयर कैविटी के अंदर होती है, उस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या कर देता है, टेम्परेचर मेजर कर लेता है। ओके, यहाँ पे टेकन बाय ईयर कहाँ से लेते हैं, टेकन बाय ईयर। ये क्या करता है, जो थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी है उसको क्या करता है, मेजर करता है, मेजर थर्मल इंफ्रारेड एनर्जी। ओके, ये भी जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, ये भी आइडियली जो चिल्ड्रन या फिर नियोनेट्स के लिए यूज में लिया जाता है, आइडियल फॉर चाइल्ड एंड नियोनेट और चाइल्ड के लिए क्या है, ये आइडियल है। और ये रीडिंग दे देता है विद इन, सबसे फास्ट रीडिंग देता है आपका जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का थर्मोमीटर है, 2 से 3 सेकंड के अंदर दे देता है रीडिंग विद इन 2 to 3 सेकेंड्स, 2 से 3 सेकेंड्स के अंदर ये क्या दे देता है, रीडिंग दे देता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसके अंदर ये क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी इसका लिख लेना है आपको। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, अगर पेशेंट को क्या है, ओटाइटिस मीडिया है, मिडल ईयर का इन्फेक्शन है, ओटाइटिस मीडिया है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन है, या फिर ईयर से किसी भी टाइप का क्या आ रहा है, ड्रेनेज आ रहा है, ड्रेनेज फ्रॉम ईयर। और इस कंडीशन में अगर आपने टेम्परेचर क्या कर लिया, मेजर कर लिया टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, तो वो जिसका रिजल्ट होगा वो आपको सही नहीं दिखाई देगा, उसमें अबनॉर्मलिटीज होगी, फॉल्स रिजल्ट आपको दिखाई देगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। नेक्स्ट वन आपको दिख रहा है डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर। ये जो आपको पेपर दिख रहा है, ये क्या कर देते हैं, बॉडी के ऊपर चिपका देते हैं, स्टिच कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। और ये जो पेपर है, इसका कलर, जो डॉट इसके ऊपर लगे हुए हैं, इस डॉट्स का कलर चेंज जो कि आपको टेम्परेचर इंडिकेट कर देता है। ये किस तरीके से करता है, इसको अभी समझते हैं। ओके, देखिए डिस्पोजेबल टेम्परेचर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर, या फिर इसको बोलते हैं अपन टेम्पा डॉट भी, ऑल्सो नॉन एज टेम्पा डॉट, इसको टेम्पा डॉट भी बोला जाता है। ओके, ये जो इसके अंदर ये जो डॉट बने हुए होते हैं, ये केमिकल क्रिस्टल डॉट्स होते हैं, केमिकल
क्रिस्टल डॉट्स होते हैं। ओके, इनका क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज हो जाता है। कलर कैसे चेंज होगा, चेंज कलर। दो कलर के ये थर्मोमीटर जो आते हैं आपके डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर वाले, इसमें इसमें क्या आता है, एक तो आते हैं ब्राउन कलर के डॉट्स, और वो चेंज हो जाते हैं, कितना टेम्परेचर इंडिकेट करना है उस हिसाब से ये ब्राउन कलर वाले डॉट्स होते हैं, ये हो जाते हैं ब्लू में चेंज। एक आते हैं आपके ग्रीन, जो चेंज हो जाते हैं किसके अंदर, ब्लैक के अंदर। यहाँ जो आपको इमेज में दिख रहा है उसके ऊपर डॉट है ग्रीन कलर के, और वो चेंज हो रहे हैं किसमें, ब्लैक के अंदर, अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। ओके, चलिए यहाँ आपको इसको बॉडी से लगाने के बाद में बॉडी के ऊपर अटैच करते हैं, या फिर एक्जिला या फिर ओरल रूट से भी इस थर्मोमीटर से क्या करते हैं, टेम्परेचर ले सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा क्या करना होता है, वेट ये वाला पार्ट क्या करना है, ओरल कैविटी के अंदर या फिर एक्जिला के अंदर रखना है, और फिर बाहर निकाल देना, 1 मिनट रख के फिर बाहर निकाल के वेट करना होता है आपको 10 सेकेंड तक। उसके बाद में इसमें रिजल्ट दिखाई देता है। देखिए रिजल्ट किस तरीके से हुआ, एक साइड में आपको दिख रहा है मेजरमेंट रीडिंग दिख रही है 96, 97, 98 और 99। एक साइड में आपको दिख रहा है 0.0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, और एक साइड में दिख रहा है आपको 100, 101, 102, 103, 104। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी का जितना टेम्परेचर है पेशेंट का, पर्सन का, उस हिसाब से ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन डॉट, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लैक में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए जैसे कि ये 96 के आगे ब्लैक डॉट था, पूरा की पूरी लाइन 96 की क्या हो गई है, ब्लैक, यानी कि 96 से ज़्यादा टेम्परेचर है। 97 की पूरी लाइन ब्लैक हो गई है, 97 टेम्परेचर हो गया, 97 टेम्परेचर हो गया। 97 होते ही यहाँ पे देखिए 96, 96.0, 96.2, 96.4, 96.7, 96.8, यहाँ पे 97 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 97 हो गया, फिर 97.2 हुआ, 97.4 हुआ, 97.6 हुआ, 97.8 हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, पूरा 99 हो गया, 98 हो गया। फिर 98.2 हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक होता ही 98.4 हो गया, ये ब्लैक होता ही 98.6 हो गया। तो ये जो थर्मोमीटर है ये टेम्परेचर कितना इंडिकेट कर रहा है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे तो ग्रीन है, ये चेंज नहीं हुआ। अगर ये चेंज हो जाता, मान लीजिए ये ब्लैक हो गया, ये ब्लैक हो गया, ग्रीन से ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, ओके, तो ये कितना हो गया, 98.8 डिग्री। ये ग्रीन से ब्लैक होते ही टेम्परेचर 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ओके, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इसके बाद में मान लीजिए ये भी ब्लैक हो गया, तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फिर ये भी हो गया तो कितना हो जाएगा, 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। इस तरीके से ये जो पेपर थर्मोमीटर होते हैं ये टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं बाय द चेंजिंग ऑफ द कलर ऑफ द डॉट्स। दो टाइप्स के आते हैं, एक तो ब्राउन डॉट जो ब्लू में कन्वर्ट होते हैं, एक ग्रीन डॉट जो ब्लैक में कन्वर्ट होते हैं। चलिए, तो ये तो हो गया डिस्पोजेबल पेपर थर्मोमीटर। नेक्स्ट वन, टेम्परेचर सेंसिटिव हीट सेंसिटिव टैप, या एक टैप आती है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव या फिर हीट सेंसिटिव टैप। वो क्या करते हैं, फोरहेड पे अप्लाई कर देते हैं, और फोरहेड पे अप्लाई करते हुए आपको यहाँ पे जो रीडिंग है उसका कलर चेंज होता है, और यहाँ पे रीडिंग आपको क्या करती है, दिखाई देती है। फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस दोनों में रीडिंग इसके ऊपर दी हुई होती है। ओके, तो ये हमेशा आपको लेस हेरी एरिया पे अप्लाई करना होता है, मोस्टली फोरहेड पे करते हैं, फोरहेड या फिर एब्डोमन पे। लेस हेरी एरिया वो होता है या तो फोरहेड या फिर एब्डोमन के ऊपर। ओके, ये ओनली सरफेस टेम्परेचर के लिए यूज में ली जाती है, सरफेस टेम्परेचर के लिए। इंटरनल बॉडी ऑर्गन के लिए इसको यूज में नहीं ले सकते, जैसे कि रेक्टल रूट से हो गया, इसको मीजर नहीं कर सकते। सरफेस टेम्परेचर के लिए इसको यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट वन है आपका इंफ्रारेड थर्मामीटर, जो कि आजकल मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। कोविड के टाइम में अपने ये वाला थर्मामीटर खूब यूज में लिया था। कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में क्या करते थे, पेशेंट के फोरहेड पे ये वाली रेज रखते थे और आपको टेम्परेचर दिखता था। ओके, तो ये क्या करता है, आपका इंफ्रारेड रेडिएशन जो है आपकी बॉडी की, वो उसको मेजर करता है, और टेम्परेचर क्या करता है, कलेक्ट करता है। कलेक्ट
इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम बॉडी स्किन। वैसे सेफ्टी के लिए अपन यूज में लेते थे, लेकिन ये रिलायबल नहीं होता, इसमें करेक्ट टेम्परेचर आए ये जरूरी नहीं है। नॉट रिलायबल मेथड नहीं है। ओके, ये सरफेस टेम्परेचर को क्या करता है, इंक्रीज मेजर करता है, जो कि आपका इन्वायरमेंट के साथ में चेंजेस होता रहता है सरफेस टेम्परेचर, तो ये करेक्ट मेजरमेंट होती नहीं है इसकी वजह से कोविड में यूज में लिया था अपन ने खूब। नेक्स्ट है टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर। इस तरीके का इमेज आपसे पूछ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या रखा जाता है, टेम्पोरल आर्टरी के ऊपर रखा जाता है, प्लेस ओवर टेम्पोरल आर्टरी। ओके, और यहाँ पे जो टेम्परेचर आपको देखने को मिल रहा है, ओके, खास चीज़ ये है कि ये बहुत महंगा आता है, इसलिए कोई यूज में नहीं लेते हैं। मोर एक्सपेंसिव लेस एक्यूरेट, एक्यूरेसी भी लेस नहीं है और एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। मोर एक्सपेंसिव लेस एक्यूरेट, इसलिए मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन इमेज देखिए आपको कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए, ये तो हो गए आपके जो थर्मोमीटर थे उसके टाइप्स हो गए कि कौन कौन से थर्मोमीटर आप यूज़ में ले सकते हैं टेम्परेचर को मीजर करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर। अगर आपको सेल्सियस के अंदर दिया हुआ है और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो किस तरीके से करते हैं, इसमें दो फार्मूलाज लगते हैं। अगर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट आपको कन्वर्ट करना है टेम्परेचर, यानी कि आपको फ़ारेनहाइट में देखना है, आपके पास में सेल्सियस में दिया हुआ है और आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्ट करना है, तो आप फार्मूला यूज में लेते हैं 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 और उसको प्लस करते हैं 32 से, तो आपको जो टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है वो क्या हो जाता है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप 5 डिवाइडेड बाई 9, ओके, एंड अंडर कोष्टक आप क्या करते हैं, F-32 कर देते हैं, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। किस तरीके से, जैसे कि आपके सामने टेम्परेचर दिया हुआ हो 30 सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आपके सामने दिया हुआ हो 37 डिग्री सेल्सियस और आपको देखना है उसको फ़ारेनहाइट के अंदर, तो आप इस वैल्यूज़ के अंदर उसको कैसे रखेंगे, 9/5 मल्टीप्लाई बाई सेल्सियस कितना है 37, इसको आपने एक कोष्टक के अंदर रखा और प्लस कर दिया 32। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो आपको ध्यान तो इतना ही रखना है कि अगर 37 डिग्री पेशेंट का टेम्परेचर है, इस साइड में 37 डिग्री है नॉर्मल सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट की मैं बात करूं तो फ़ारेनहाइट में नॉर्मल कितना है, 98.6 डिग्री। ठीक है, अब अगर सेल्सियस के अंदर +1 होता है, यानी कि सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो 37 से 38 होता है, तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा, तो फ़ारेनहाइट में चेंज होता है आपका +1.08 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर आपका टेम्परेचर 37 से 38 हुआ है तो 98.6 से कितना होगा, 98.6 से कितना होगा आपका 1.8 है, 1.08 नहीं 1.8 होगा यहाँ पे, तो 98.6 से आपका हो जाएगा टेम्परेचर यहाँ पे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी कि अगर आपका इंक्रीज होता है 1 डिग्री सेल्सियस में, तो यही इंक्रीज होगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। ये फार्मूला भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। सेल्सियस में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो फ़ारेनहाइट में 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होता है। ठीक है, ये फार्मूला भी आपको क्या करना है, याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज होगा, और अगर इंक्रीज हो गया 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो
सेल्सियस में कितना कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज 0.6 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज हुआ तो 0.6 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इंक्रीज होगा टेम्परेचर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी वो कौन कौन सी साइट्स है जहाँ से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट साइट है आपकी ओरल टेम्परेचर। ओरल रूट सबसे मोस्ट कॉमन रूट यूज में लिया जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंट्रा टंग यानी कि जो टंग के नीचे थर्मोमीटर प्लेस करके टेम्परेचर मेजर किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोर ब्लड सप्लाई टंग के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। मोर ब्लड सप्लाई इज देयर। ओके, नॉर्मल आप देखेंगे तो यहाँ जो ओरल टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, मोस्ट कॉमन मेथड और मोस्ट इजीएस्ट मेथड होता है ये, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इजी मेथड, मोस्ट कॉमन और मोस्ट इजी मेथड होता है ये। प्लेसमेंट की मैं बात करूँ कि थर्मामीटर आप प्लेस कहाँ करेंगे, तो हमेशा अंडर टंग आपको थर्मामीटर को क्या करना है, प्लेस करना है अंडर द टंग। वेट कितनी देर करना है, 1 to 3 मिनट्स तक, 1 to 3 मिनट। इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है वो तो आपको विद इन 1 मिनट्स रिजल्ट दे देता है, लेकिन अगर आप ग्लास थर्मामीटर मरकरी वाले थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं तो आपको 3 मिनट तक वेट करना पड़ सकता है। ओके, पोजीशन कौन सी रखनी है, तो मोस्ट कॉमन पोजीशन आपको यूज में लेनी है कौन सी, सिटिंग पोजीशन। सिटिंग पोजीशन के अंदर आपको टेम्परेचर मेजर करना है। इसके अलावा कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपको ओरल टेम्परेचर को मेजरमेंट को अवॉइड करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें ओरल टेम्परेचर मेजर करना कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। एक तो वो कंडीशन जिसमें अंदर अगर किसी पेशेंट ने होल्ड या फिर कोल्ड ड्रिंक या फिर फूड कुछ लिक्विड खाया है तो कितने टाइम वेट करना है, मिनिमम आपको 15 मिनट्स तक वेट करना है। वेट फॉर 15 मिनट्स आफ्टर हॉट और कोल्ड, वो भले ड्रिंक हो या फिर फूड हो, ड्रिंक या फिर फूड हॉट और कोल्ड खाया है तो क्या करना है, 15 मिनट्स तक आपको क्या करना है, वेट करना है। ओके, इसके अलावा कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसमें, नियोनेट और इन्फेंट में ओरल रूट से नहीं लेना है, क्योंकि वो बच्चे हैं छोटे, उनको पता नहीं है, वो ग्लास वाले थर्मोमीटर को बाइट कर जाएंगे तो मरकरी इंजेस्ट कर जाएंगे। ओके, तो नियोनेट्स और इन्फेंट में क्या करना है, ओरल रूट से टेम्परेचर नहीं लेना है, नियोनेट एंड इन्फेंट में। ओके, दूसरा है अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी नहीं लेना है। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर भी आपको ओरल रूट से टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। इसके अलावा अगर ओरल सर्जरी हो रखी है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप की हो गई या फिर क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी हुई, इस कंडीशन में आपको ओरल रूट से टेम्परेचर मेजर नहीं करना है, उसको क्या करना है, अवॉइड। और मैं बात करूं तो अगर कोई पर्सन मेंटली इल है, साइकेट्रिक पेशेंट है, तो वहां पे भी अवॉइड करना है आपको, मेंटली इल पर्सन। या फिर अगर कोई पेशेंट है जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है और या फिर माउथ ब्रीथिंग कर रहा है तो वहाँ पे भी आपको ओरल टेम्परेचर क्या करना है, अवॉइड करना है। पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या फिर वो क्या कर रहा है, ओरली ब्रीथिंग कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर जो मेजरमेंट होगा वो ओरल से सही नहीं आएगा आपका रिजल्ट। इस तरीके से ओरल रूट हो गया। नेक्स्ट आते हैं अपन रेक्टल रूट से। रेक्टल रूट की मैं बात करूँ तो रेक्टल रूट से नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, जबकि 37.6 डिग्री क्या होता है, सेल्सियस के अंदर। तो
तो आप जब भी रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आपको उसमें से एक माइनस करना होता है, उसको फीवर नहीं बोलेंगे आप। रेक्टली टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और मान लीजिए पेशेंट का 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया टेम्परेचर, तो उसको आप फीवर नहीं लिखना है, आपको जब भी रेक्टली टेम्परेचर लो उसमें से एक करो माइनस और फिर लिखना है आपको 98.6 डिग्री उसका क्या है टेम्परेचर है। तो रेक्टल रूट से हमेशा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, यहाँ पे बात करूँ रेक्टल, तो ये मोस्ट रिलायबल और मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। ये मोस्ट रिलायबल का मतलब होता है बिल्कुल रियलिस्टिक रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। मोस्ट एक्यूरेट। थर्मोमीटर प्लेस करने का टाइम वही 1 2 3 मिनट्स, एवरेज मानूँ तो मैं 2 मिनट्स। पोजीशन का क्वेश्चन कई बार बनता है यहाँ पे कि रेक्टल टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, पेशेंट को पोजीशन कौन सी देंगे आप, तो लेटरल या फिर सिम्स लेटरल पोजीशन, लेटरल या फिर सिम्स लेटरल पोजीशन देके उसका क्या करेंगे, रेक्टल रूप से टेम्परेचर मेजर करेंगे। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परेचर की जो प्रोब होती है थर्मोमीटर की वो कितनी इंसर्ट करेंगे एक पेशेंट के अंदर जिसको रेक्टल रूट से आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। ओके, प्रोब कितनी इंसर्ट करनी है, तो वो होता है एडल्ट के अंदर इंसर्ट करेंगे आप 1 से लेके 1.5 इंच तक, यानी कि 2.5 से लेके हो गया आपका 3.75 सेंटीमीटर तक। और यही बात अगर इन्फेंट के अंदर है तो आपको करना है 0.5 इंच इंसर्ट। ओके, तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनाए हैं कि आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और एडल्ट पर्सन के अंदर थर्मोमीटर कितना इंसर्ट करेंगे, तो एडल्ट के अंदर तो हो गया 1 से लेके 1.5, इन्फेंट के अंदर हो गया 0.5 इंच इंसर्ट करना है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन की कंडीशन भी है कि कौन कौन सी कंडीशन है वहाँ पे आपको रेक्टली टेम्परेचर क्या करना है, मेजर नहीं करना है। कौन कौन सी कंडीशन है वो जिसमें रेक्टली टेम्परेचर मेजर नहीं करना है, जैसे कि लोअर जीआई की डिजीज हो गई, कोई लोअर जीआई डिजीज, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जिसमें लोअर जैसे कि सिग्मोइड कॉलोन का कैंसर हो गया हो, रेक्टम का हो गया हो, एनस कैनाल का कोई कैंसर, कोई एबनॉर्मलिटी हो गई हो, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है। पेशेंट को अगर डायरिया है तो आपको रेक्टल टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। पेशेंट को अगर क्या है हेमरोइड है तो भी आपको रेक्टल टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। और पेशेंट की कोई रेक्टल सर्जरी हो रखी हो तो भी आपको रेक्टल टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। एनीमा देने के बाद में पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। ओके, और अगर पेशेंट को कार्डियक डिजीज है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को क्या है कार्डियक डिजीज है, यानी कि कार्डियक पेशेंट है, तो वहाँ पे रेक्टल टेम्परेचर मेजर नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कार्डियक पेशेंट में रेक्टल टेम्परेचर मेजर किया तो वहाँ पे कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है, वेगस नर्व, और वेगस नर्व की सप्लाई है वहाँ पे और टेम्परेचर इंसेट कर दिया है, तो टेम्परेचर प्रोब की वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, तो पेशेंट को क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया होगा। पेशेंट ऑलरेडी क्या है कार्डियक डिजीज का पर्सन है। ओके, तो यहाँ पे कार्डियक डिजीज वाले पर्सन में आपको रेक्टली रूट से थर्मामीटर को इंसर्ट नहीं करना है, टेम्परेचर मेजर नहीं करना है। नेक्स्ट रूट है आपका एक्जिला, एक्जिला या फिर ग्रोइन टेम्परेचर मेजरमेंट। ओके, ये एक नॉन इन्वेजिव मेथड है। ओके, सबसे ज़्यादा सेफ मेथड है, बताइए सेफेस्ट मेथड, इसमें कोई इंजरी के चांसेस नहीं रहते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो अगर एक्जिला से लेते हैं तो जिस तरीके से रेक्टल रूट से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका ज़्यादा आ रहा था, 0.6 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा आ रहा था, उसी तरीके से एक्जिला या फिर ग्रोइन से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0.6 डिग्री सेल्सियस क्या आता है, कम आता है, आपको प्लस करना पड़ता है। तो यहाँ पे 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा एक्जिला से और 36.4 डिग्री सेल्सियस होगा नॉर्मल, यानी कि आपको हमेशा +1 करके नॉर्मल टेम्परेचर मानना पड़ेगा जब एक्जिला से आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो टाइम यहाँ पे भी 1 to 3 मिनट्स, और यहाँ पे लिस्ट एक्यूरेट मेथड होता है। यहाँ पे एक्यूरेसी क्योंकि एयर मूवमेंट होता रहता है तो लिस्ट एक्यूरेट,
लिस्ट एक्यूरेट मेथड, सबसे कम एक्यूरेट होता है ये। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर मेजरमेंट की जो साइट्स थी वो देख ली। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे डिसइंफेक्शन ऑफ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को यूज में लिया है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ओके, तो आप उस थर्मोमीटर को वापस दूसरे पेशेंट में यूज़ करने से पहले उस पेशेंट थर्मोमीटर को क्या करेंगे, डिसइंफेक्ट करेंगे। किस तरीके से करेंगे? ओके, चलिए, क्लीन वॉशअप, जिसको क्या बोलते हैं अपन, क्लीन या फिर वॉशअप। प्रिंसिपल तो होता है लेस कंटामिनेटेड टू द मोर कंटामिनेटेड। हमेशा थर्मोमीटर को क्लीन कैसे करना है कि जहाँ कम कंटामिनेटेड हो वहाँ से स्टार्ट करना है, और जहाँ से ज़्यादा कंटामिनेटेड हो उस साइड में करना है। तो जब आपने थर्मोमीटर यूज नहीं किया है, बिफोर यूज तो आपने क्या डिप करके रखा है सेवलॉन के अंदर, तो वहाँ पे तो आपका हो गया बल्ब सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड और स्टेम क्या है, कम कंटामिनेटेड। ओके, क्योंकि बल्ब लेस कंटामिनेटेड क्यों है, क्योंकि वो तो सेवलॉन के अंदर डिप किया हुआ है। तो बल्ब टू स्टेम तो करना है बिफोर द यूज। आफ्टर द यूज, क्योंकि बल्ब आपने इंसर्ट किया है रेक्टम के अंदर हो या फिर ओरल कैविटी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड क्या हो गया है यहाँ पे, बल्ब हो गया, और स्टेम हो गया लेस कंटामिनेटेड। तो यहाँ पे लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड कैसे होगा, स्टेम टू बल्ब। ओके, तो बिफोर यूज़ तो आपको बल्ब टू स्टेम करना है, और आफ्टर यूज़ आपको स्टेम टू बल्ब करना है। यहाँ से कई बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ओके, तो एक ही मेथड याद रखना है, प्रिंसिपल आपको लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। अपने आप आपको सारा मेथड है वो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। आपने थर्मोमीटर को पेशेंट्स के साथ में यूज में लिया, यूज में लेने के बाद में जैसे ही आपने वापस निकाला, आपको क्या करना है, उस थर्मोमीटर को क्लीन करना है। किससे? क्लीन विथ स्प्रिट, स्प्रिट के साथ में क्लीन करना है। और उसके बाद में आपको क्लीन करना है उसको सोप एंड वाटर के साथ में, क्लीन विथ सोप एंड वाटर। उसके बाद में आपको क्लीन करना है प्लेन वाटर से, उसके बाद में आपको क्लीन करना है प्लेन वाटर से, और उसके बाद में आपको उसको डिप कर देना है, उसको डिप कर देना है किसके अंदर, डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन के अंदर। डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन के अंदर। ये कौन कौन से डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन हैं जिसके अंदर आपको डिप करना है, और कितने टाइम तक उसको डिप करके रखना है? यहाँ से कई बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन बन चुके हैं। ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन की मैं बात करूं, रेशियो क्या होगा उस सॉल्यूशन का, और टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। डिटॉल की मैं बात करूं, मोस्ट कॉमनली डिटॉल की बात करूं तो डिटॉल का रेशियो है 1:40। 5 मिनट्स तक आपको उसके अंदर डिप करके रखना है। सेवलॉन की मैं बात करूं तो उसका रेशियो है 1:20। यहाँ पे भी आपको 5 मिनट्स तक डिप करके रखना है। लाइजॉल की मैं बात करूँ तो लाइजॉल का रेशियो है 1:40, और यहाँ पे भी आपको 3 मिनट्स तक। तो टाइम ड्यूरेशन कहाँ पे चेंज हुआ, लाइजॉल के साथ में 1:40 के साथ में, और लाइजॉल का टाइम ड्यूरेशन है 3 मिनट्स। सेवलॉन का 1:20 5 मिनट्स, 1:40 डिटॉल का, और टाइम ड्यूरेशन है 5 मिनट्स। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, डिप करके उसको डिसइंफेक्ट कर दिया। नेक्स्ट वन है आपका टॉपिक है वो है फीवर। ओके, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फीवर या फिर पायरेक्सिया, ऑल्सो नोन एज फेब्राइल या फिर पायरेक्सिया, इसको अपन बोल सकते हैं। ऑल्सो नॉन एज फेब्राइल और पायरेक्सिया। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, और ये जो टेम्परेचर होता है इंक्रीज, ये होता है टेम्परेरी। इट मीन्स कि टेम्परेरी इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर इज नॉन एज फीवर, यानी कि टेम्पररी, वो बाद में नॉर्मल भी हो जाता है ट्रीटमेंट के साथ में, तो उसको बोलते हैं अपन फीवर। उसको क्या बोलते हैं, फीवर। फीवर की कंडीशन कब होगी, जब ओरल आप रूट से ले रहे हैं टेम्परेचर, तो वो हो मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर हो आपका 37.8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। ओके, आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये जो फीवर है ये एक साइन है, कोई डिजीज़ नहीं है, किसी डिजीज़ का साइन है ये।
तो आपको यहाँ लिखना है इट इज़ ए साइन नॉट डिजीज़। ये कोई डिजीज़ नहीं है, किसी डिजीज़ का साइन है ये। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कि फीवर के स्टेजेस क्या क्या होते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं फीवर के स्टेजेस से। फीवर के स्टेजेस की मैं बात करूँ तो इसको 3 स्टेज में अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है ऑनसेट या फिर इन्वेजन स्टेज, एक होता है आपका फास्टिजियम या फिर स्टेडियम स्टेज, एक होता है डिक्लाइन या फिर डिपरवेंस स्टेज। किस तरीके से, इन्वेजन ऑनसेट यानी कि जब फीवर आना स्टार्ट हुआ, जब बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 98.6 से 99 हुआ, 99.5 हुआ, 100 हुआ, इस तरीके से ऑनसेट हुआ फीवर का। फिर होता है फास्टिजियम या फिर स्टेडियम, इंक्रीज हुआ, इट मीन्स कि बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री हुआ। 100 डिग्री के बाद में 3-4 घंटे तक बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री रहा, तो वो कौन सी स्टेज हो गई, वो हो गई आपकी फास्टिजियम या फिर स्टेडियम स्टेज। उसके बाद में कोई ट्रीटमेंट लिया या फिर कोल्ड स्पंजिंग या फिर ऑटोमेटिकली फीवर 100 से वापस डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, उसको बोलते हैं डिक्लाइन या फिर डिफरेंस स्टेज। तो 3 स्टेज होती है। ओके, ये क्या होती है, तीन स्टेज। डिक्लाइन और डिफरेंस में और स्टेजेस भी आती है, उसको अपन पढ़ेंगे किस तरीके से। डिक्लाइन और डिफरेंस में एक स्टेज होती है क्राइसिस, एक होती है लाइसिस, एक होती है क्राइसिस, एक होती है लाइसिस। ओके, क्राइसिस का मतलब होता है सडनली बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाना। पेशेंट का टेम्परेचर 105 था, ओके, तुरंत 15-20 मिनट या 30 मिनट के अंदर, विद इन 30 मिनट्स बॉडी का टेम्परेचर वापस फिर से नॉर्मल 98.6 डिग्री में आ गया, तो वो तो हो गया क्राइसिस। एक कंडीशन होती है लाइसिस मेथड में, बॉडी का टेम्परेचर 105 था, फिर डिक्रीज हुआ, नेक्स्ट आपको 30 मिनट्स के अंदर टेम्परेचर मेजर किया तो वो 102 मिला, फिर नेक्स्ट 30 मिनट में किया तो वो 104 मिला, फिर नेक्स्ट 30 मिनट में आपको फिर से वापस किस में मिला, 101 मिला, फिर वापस 102 हुआ, यानी कि जिग जैग मेथड में इस तरीके से क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज, उसको बोलते हैं लाइसिस मेथड। ओके, ये क्राइसिस 2 टाइप्स का होता है, एक तो होता है ट्रू क्राइसिस, एक होता है फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में क्या होता है, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उसके साथ में आपका बॉडी का जो फंक्शन है वो भी इंक्रीज होता है, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होता है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अब फीवर नहीं है, अब मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, उठ के जा सकता हूँ, ओके, नॉर्मल एक्टिविटी कर सकता हूँ, तो इट मीन्स कि बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, बॉडी के फंक्शन इंक्रीज हुए, तो वो तो है ट्रू क्राइसिस। एक होता है फॉल्स क्राइसिस, बॉडी का टेम्परेचर तो डिक्रीज हो गया लेकिन आपकी बॉडी अभी भी आपको अलाउ नहीं कर रही है कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए, तो वहाँ पे बॉडी की एक्टिविटी, बॉडी के जो फंक्शन है वो तो इंक्रीज नहीं हुए लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो वो कहलाता है आपका फॉल्स क्राइसिस। इसको एक एक करके पढ़ लेते हैं अपन। इन्वेजन, फर्स्ट स्टेज कौन सा है, इन्वेजन। मतलब इन्वेजन का मीनिंग है फीवर का स्टार्ट होना, यानी कि पीरियड व्हेन टेम्परेचर राइजिंग, पीरियड व्हेन टेम्परेचर राइजिंग, टेम्परेचर इंक्रीज होना, इसको अपन बोल सकते हैं ग्रेजुअली। जैसे कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहाँ पे नॉर्मल था, इंक्रीज हुआ 99 गया, फिर इंक्रीज हुआ 99.8 गया, फिर इंक्रीज हुआ 101 हुआ, फिर इंक्रीज हुआ 103 हुआ, फिर लास्ट में 105 तक पहुंच गया। इस तरीके से इंक्रीज होने वाली जो स्टेजेस है वो क्या कहलाएगी, ऑनसेट या फिर इन्वेजन। नेक्स्ट आएगी आपकी फास्टिजियम या फिर स्टेडियम स्टेज। यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज होता गया बॉडी का टेम्परेचर, तो ये तो हो गई इन्वेजन वाली स्टेज, कांस्टेंट रह गया, तो ये तो हो गई आपकी फास्टिजियम, यानी कि यहाँ पे 100 तक चला गया और यहाँ पे भी 100 है, ये कंडीशन 3-4 घंटे रही, तो ये तो हो गई फास्टिजियम स्टेज। इंक्रीज हुआ वो था इन्वेजन, डिक्रीज हुआ वो क्या कहलाएगा, डिक्लाइन। इस तरीके का क्या बनता है, ग्राफ बनता है यहाँ पे फीवर की स्टेजेस का। तो फास्टिजियम किसको बोलेंगे अपन, पीरियड इन विच बॉडी टेम्परेचर
रिच हाई एंड कांस्टेंट। हाई बढ़ गया फिर कांस्टेंट रह गया तो उसको बोलेंगे अपन फास्टिजियम या फिर स्टेजियम वाली स्टेज। पीक लेवल पे पहुंच गया फिर कांस्टेंट हो गया, फास्टिजियम या फिर स्टेजियम वाली स्टेज। नेक्स्ट आ गई आपकी डिक्लाइन या फिर डिफरवेसेंस। डिफरवेसेंस या फिर डिक्लाइन का मतलब होता है पीरियड इन विच बॉडी टेम्परेचर रिटर्न बैक टू द नॉर्मल। बॉडी टेम्परेचर वापस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ए पीरियड व्हेन बॉडी टेम्परेचर रिटर्न बैक टू नॉर्मल। रिटर्न बैक टू द नॉर्मल, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिक्लाइन या फिर डिफरवेसेंस। अब ये दो टाइप्स का होता है, एक होगा आपका क्राइसिस का, एक होगा आपका लाइसिस डिफरवेंस या फिर डिक्लाइन। अब क्राइसिस डिक्लाइन में क्या होगा, सडनली बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सडन रिटर्न टू नॉर्मल टेम्परेचर। ओके, ये दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है आपका ट्रू क्राइसिस, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर 100 था, मींस 105 डिग्री फ़ारेनहाइट था, सडनली वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। अब ये दो टाइप से होगा, एक तो होगा ट्रू क्राइसिस और एक होगा फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और बॉडी के फंक्शन इंक्रीज होंगे। डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर विथ इंक्रीज बॉडी फंक्शन। ओके, एक होगा आपका फॉल्स क्राइसिस। फॉल्स क्राइसिस में क्या होगा, डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर विथ, नहीं होगा यहाँ पे, विदाउट होगा, विदाउट इंक्रीज बॉडी फंक्शन। यानी कि टेम्परेचर तो कम होगा लेकिन बॉडी फंक्शन इंक्रीज नहीं होंगे, उसको बोलेंगे फॉल्स क्राइसिस। ट्रू क्राइसिस में टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी के फंक्शन इंक्रीज होंगे। लाइसिस में क्या होगा, डिक्रीज टेम्परेचर इन जिग-जैग मैनर। डिक्रीज टेम्परेचर इन जिग-जैग मैनर। जिग-जैग मैनर में अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली तो उसको क्या बोलेंगे अपन, लाइसिस। जिस तरीके से जैसे कि पेशेंट का एक बार टेम्परेचर मेजर किया आपने 105 था, नेक्स्ट टाइम जब मेजर किया तो ये आ गया आपका 103 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, फिर नेक्स्ट टाइम मेजर किया तो वापस ये बढ़ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर नेक्स्ट टाइम मेजर किया तो ये आ गया 102 डिग्री पे, नेक्स्ट टाइम किया तो 103 पे आ गया। यानी कि किस मेथड में, इस टाइप में टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। यानी कि ये कौन सा मैनर हो गया आपका, जिग-जैग मैनर, इसको बोलते हैं लाइसिस। इसको क्या बोलते हैं, लाइसिस। तो ये तो हो गया फीवर की स्टेजेस। अब नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द फीवर। नेक्स्ट कौन सा है, टाइप्स ऑफ द फीवर। टाइप्स में फर्स्ट बात करूँ मैं, रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर में क्या है, वेरिएशंस ऑफ द टेम्परेचर मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बिटवीन द मॉर्निंग एंड इवनिंग डजंट रिटर्न इन नॉर्मल। यानी कि पेशेंट को फीवर है, मॉर्निंग में उसका टेम्परेचर था 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, वापस इवनिंग का टेम्परेचर मेजर किया आपने तो उसका टेम्परेचर था 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना हो गया, गैप हो गया 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। गैप होने के बावजूद भी इवनिंग में आपको टेम्परेचर ये नॉर्मल रेंज में नहीं दिख रहा है, 99 फीवर है, यानी कि 98.6 तो नहीं है, 99 भी तो क्या है, फीवर है, तो नॉर्मल रेंज में नहीं आया। और मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में जो गैप था वो कितना था, मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया आपका रेमिटेंट फीवर। इस टाइप के फिर आपको देखने को मिलता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, ब्रूसेलोसिस में, या फिर मेडिटेरियन फीवर है उस में आपको देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जांपल देके आपको फीवर का टाइप पूछते हैं, डिजीज का नाम देके। ओके, नेक्स्ट है आपके कंटिन्यूस फीवर या फिर कांस्टेंट फीवर। वेरिएशंस ऑफ द टेम्परेचर नॉट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डजेंट रिटर्न इन नॉर्मल। मॉर्निंग में आपने मेजर किया टेम्परेचर 103 था, इवनिंग में मेजर किया 101 था, 102 था, तो इसके बीच में जो गैप है मॉर्निंग और इवनिंग के बीच में, ये तो आपका 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ही हुआ। यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग का जो टेम्परेचर है उसके बीच में गैप तो 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन ये भी आपका नॉर्मल
कंडीशन में तो नहीं है, 102 है, ये भी फीवर है, तो रिटर्न नहीं आया नॉर्मल कंडीशन में, और गैप भी मोर देन 2 डिग्रीज नहीं है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फीवर या फिर कांस्टेंट फीवर। ये आपको ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियल निमोनिया या फिर टाइफस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आपका इंटरमिटेंट फीवर, मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट डिफरेंस बिटवीन द मॉर्निंग एंड इवनिंग बट रिटर्न बैक इन द नॉर्मल एट रेगुलर इंटरवल। ओके, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो इंटरवल दोनों के बीच में जो गैप है वो मोर देन 2 डिग्री होगा। जैसे कि मॉर्निंग में आपका हुआ 104, तो इवनिंग में होगा 101, तो ये मोर देन 2 डिग्री हो गया। बट रिटर्न बैक इन नॉर्मल एट रेगुलर इंटरवल, बट रेगुलर इंटरवल से ये क्या आ जाता है नॉर्मल इंटरवल। जैसे कि मॉर्निंग में क्या था, मॉर्निंग में तो 104 था, इवनिंग में मेजर किया तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आया, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया 6 डिग्री फ़ारेनहाइट का, 2 से ज़्यादा का इंटरवल हो गया और नॉर्मल रेंज में भी आ गया। तो जो फीवर है जिसके बीच में डिफरेंस है मॉर्निंग इवनिंग में वो मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट है और रेगुलर इंटरवल पे आपका नॉर्मल वैल्यूज़ में भी आ जाता है, उसको बोलते हैं आप इंटरमिटेंट फीवर। एग्जांपल है सेप्टिसीमिया या फिर मलेरिया। मलेरिया में एक बार बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है 105 के आसपास, फिर आ जाता है वापस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फीवर। नेक्स्ट है आपका इन्वर्स फीवर, हाईएस्ट रेंज ऑफ द टेम्परेचर इन द रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग एंड लोवेस्ट इन द इवनिंग। ओके, तो यहाँ आपको जो हाई टेम्परेचर होगा वो देखने को मिलेगा मॉर्निंग में, लो टेम्परेचर होगा डिक्रीज होगा वो होगा इवनिंग में, उसको बोलते हैं आप इन्वर्स यानी कि उल्टा फीवर। नॉर्मली मॉर्निंग में टेम्परेचर डिक्रीज होता है, इवनिंग में इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा देखने को मिल रहा है। इस तरीके का फीवर आपको देखने को मिलता है ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। हेक्टिक फीवर, हेक्टिक फीवर व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो पॉइंट इज वेरी ग्रेट। जैसे कि पेशेंट को 106 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर था, डिक्रीज हुआ वापस 95 टेम्परेचर हो गया, इसके बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है 11 डिग्री फ़ारेनहाइट का, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो उसको बोलते हैं हेक्टिक फीवर या फिर स्विंगिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर, ब्रीफ फेब्राइल पीरियड फॉलोड बाई 1 और मोर डे नॉर्मल टेम्परेचर। जैसे कि एक दिन पेशेंट को फीवर आया 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट डे नॉर्मल, नेक्स्ट डे नॉर्मल, नेक्स्ट डे नॉर्मल, फिर फीवर आया 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर 2 दिन और नॉर्मल टेम्परेचर, फिर फीवर आया। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं आप रिलैप्सिंग फीवर। इरेगुलर, जिस फीवर को किसी भी कैटेगरी में आप क्लासीफाई नहीं कर सकते वो होता है रेगुलर फीवर। राइगर, इट इज़ सडन अटैक्स ऑफ द शिवरिंग इन विच सडनली इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। ओके, शिवरिंग में पेशेंट को ठंड लग के सडनली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसको बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। ओके, इसके अंदर 3 स्टेजेस होती है। एक होती है आपकी कोल्ड स्टेजेस, इसमें आपका नर्सिंग मैनेजमेंट रहता है, प्रोवाइड ब्लैंकेट हॉट एप्लीकेशन। एक होती है हॉट स्टेजेस जिसमें प्रोवाइड फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स कोल्ड एप्लीकेशन। एंड स्वेटिंग, लास्ट होती है स्वेटिंग स्टेज जिसमें रिमूव क्लोथ और हाई फ्लूइड क्या देना होता है आपको, लिक्विड देना होता है पेशेंट को। अदर इम्पोर्टेंट फीवर, हे फीवर एक और इम्पोर्टेंट फीवर है। एलर्जिक कंडीशन विद स्नीजिंग ड्यू टू द स्पेसिफिक एलर्जेंस, एग्जांपल राइनाइटिस। राइनाइटिस में स्नीजिंग के साथ में फीवर, इसको बोलते हैं अपन हे फीवर। ब्लैक वाटर फीवर, ब्लैक यहाँ ब्राउन कलर यूरिन ड्यू टू द हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस के साथ में आपको ब्लैक फीवर देखने को मिलता है। फीवर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, हेमोलाइसिस होता है, तो यूरिन का कलर जो ब्लैक हो जाता है उसको बोलते हैं ब्लैक ब्राउन कलर यूरिन ड्यू टू द हेमोलाइसिस, और उसको बोलते हैं ब्लैक वाटर फीवर। ओके, एलिफेंटोइड फीवर होता है। फाइलेरियासिस या फिर पैरासाइटिक डिजीज में लिम्फ एंजाइटिस हो जाता है और उसमें आपको एलिफेंटोइड फीवर देखने को मिलता है। रॉकी माउंटेन फीवर, स्पॉटेड फीवर आपको रिकेटेसिया ग्रुप के बैक्टीरिया की वजह से देखने को मिलता है, टिक बाइट की वजह से ये आपको फीवर देखने को मिलता है। स्कारलेट फीवर आपने पढ़ा होगा, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के इन्फेक्शन से, जिसमें स्ट्रॉबेरी टंग आपको देखने को मिलती है। ओके, टेम्परेचर के रिगार्डिंग टर्मिनोलॉजी की मैं बात करूँ तो लो पायरेक्सिया किसको बोलेंगे, जब 99 से लेके 100 डिग्री के बीच में टेम्परेचर हो। मॉडरेट पायरेक्सिया 100 to 10 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। हाई पायरेक्सिया 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। और हाइपर पायरेक्सिया होता है मोर देन 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। सब नॉर्मल 95 से लेके 98 तक है, और हाइपोपायरेक्सिया आपका लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है। मैनेजमेंट वही कोल्ड एप्लीकेशन, कोल्ड ड्रिंक, IV फ्लूइड, कोल्ड स्पंजिंग और एंटीपायरेटिक्स हो गया। ड्यूरिंग द फीवर इंजेक्शन अवॉइड करना है, क्योंकि फीवर में क्या होता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, तो आप ड्रग्स देंगे वो जल्दी मेटाबोलाइट होके बॉडी से बाहर निकल जाती है, तो उसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, इसलिए फीवर में इंजेक्शन नहीं लगाते हैं।
दो कंडीशन होती है, एक होता है हीट एग्जॉस्शन, एक होता है हीट स्ट्रोक। दोनों के बीच में फ़र्क क्या है? व्हेन द बॉडी लॉस एक्सेस अमाउंट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम स्वेटिंग। ओके, जब बॉडी का वाटर और सॉल्ट लॉस हो जाता है बाय द रूट ऑफ द स्वेटिंग, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना हो गया तो उसको बोलते हैं हीट एग्जॉस्टन। आईवी फ्लूइड ORS उसका मैनेजमेंट है। जबकि व्हेन बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके, जब बॉडी का टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है तो उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक। उसका मैनेजमेंट है कोल्ड स्पंजिंग। इस तरीके से आज आपका जो टॉपिक था टेम्परेचर वो कंप्लीट हो गया है। ओके, इसके रिगार्डिंग कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वाइटल साइन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।